वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, जिसमें कि दिसंबर 2022 एंड जून 2023 को मर्ज कर दिया गया है। इसके बारे में नोटिफिकेशन ऑलरेडी 10 तारीख को रिलीज की जा चुकी है। उम्मीद करती हूँ नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल चुका होगा। इस वीडियो में हम सारे की पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली एज लिमिट एज वेल एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सेम है जैसे हर साल रहती हैं, तो उसको हम यहाँ पे नहीं डील करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो जो है टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है, तो आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एज लिमिट की बात करेंगे, कितनी एज लिमिट दी गई है इस अटेम्प्ट के लिए और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 10 मार्च से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 10th ऑफ अप्रैल 2023। जनरल कैटेगरी के लिए फी आप देख सकते हैं, दैट इज 1100। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 550 एंड एससी एसटी के लिए 275 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए देयर विल बी निल एंड थर्ड जेंडर के लिए देयर विल बी 275। डेट ऑफ एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं, इन केस अगर आपको पता ना हो। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी होने वाला है। क्वेश्चन का टाइप ऑब्जेक्टिव होगा, दैट इज एमसीक्यू टाइप होगा। जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो होगा 3 आवर्स का, दैट मीन्स 180 मिनट्स का। और जो डेट होगी एग्जामिनेशन की वो होगी 6th 7th 8th जून 2023। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आपको एनटीए की वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी सारे डिटेल भी वेबसाइट पे विद टाइम जो है अवेलेबल हो जाएंगे। वेबसाइट जो कि मेन इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है वो है ये दो वेबसाइट, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेक श्योर कोई भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहा हो उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कितना फोटो का साइज होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा रही है, डॉक्यूमेंट के साइज क्या होने चाहिए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो अप करने हैं। ऑल्दो हर साल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बट स्टिल आपको एक बार ब्रोशर को अच्छे से रीड आउट कर लेना है ताकि आपसे कोई गलतियां ना हो। ऑल्दो करेक्शन फॉर्म भी ओपन होता है, करेक्शन विंडो भी ओपन होता है, तो उस टाइम आप करेक्शन कर सकते हैं। बट बेटर होगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट टाइम जब आप फॉर्म फिलअप करें उसी टाइम पे आप सभी चीजों को प्रॉपर बेसिस पे भर दीजिए, ताकि आपको इस चीज का वेट ना करना पड़े। मेक श्योर ये जो एग्जाम है सीएसआर यूजीसी नेट का वो जेआरएफ के पोस्ट के लिए होता है, एंड एलएस दैट इज लेक्चरशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एलएस के लिए भी। ओके, मेक श्योर, क्योंकि अगर आप लेकिन आपके पास पूरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होनी चाहिए। लाइक आपका मास्टर पास आउट होने चाहिए, बीएससी पास आउट है तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी इसमें नहीं आएगी। लेक्चरशिप कहने का मतलब ये होता है कि बीएससी के बाद का जो स्टूडेंट होता है, जो एमएससी क्लियर कर चुका है या फिर एमएससी का एग्जाम दे चुका है लेकिन रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है, तो वो भी एलिजिबल माना जाता है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट होंगे और आपकी जेआरएफ क्लियर हो जाएगी, साथ ही साथ आपने एमएससी भी क्वालिफाई करके रखा है, तो आप एलएस के लिए भी कंसिडर किए जाएंगे। मेक श्योर एलएस की जो यहाँ पर वैलिडिटी होती है वो मेनली फॉर द लाइफ टाइम होती है, दैट इज द वैलिडिटी ऑफ क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर इज फॉर एवर। उम्मीद करती हूँ स्टाइपेंड के बारे में आपको पता होगा। स्टार्टिंग में मान लीजिए अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल करते हैं तो एज अ जेआरएफ यू आर गोइंग टू गेट 31,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। कॉन्टीजेंसी अमाउंट 20,000 होगा, और उसके बाद थर्ड ईयर से अगर आप सक्सेसफुली प्रमोट कर दिए जाते हैं एसआरएफ के लिए, यानी आपको अपग्रेड कर दिया जाता है, तो योर स्टाइपेंड विल बी 35,000 पर मंथ फ्रॉम द थर्ड ईयर एज वेल एज टिल द फिफ्थ ईयर। अब बात कर लेते हैं कौन से ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, दैट इज एक मिलेगा जेआरएफ, एक मिलेगा लेक्चरशिप के लिए। ओके, सो अ कैंडिडेट में अप्लाई आइदर फॉर द जेआरएफ और फॉर द लेक्चरशिप, दैट इज एलएस और असिस्टेंट प्रोफेसर। ही और शी मे इंडिकेट हिज और हर प्रेफरेंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज द केस मे बी। If a candidate apply for the JRF and fulfill the laid down eligibility criteria for the lecturership and assistant professor, also such a candidate will be considered for JRF and LS both. लेकिन मेक श्योर अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट आएगा वो जेआरएफ का आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जेआरएफ और एलएस दोनों का सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आपको कंसीडर एलएस के लिए जरूर किया जाएगा, लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो जेआरएफ का मिलेगा। Option or preference given by the candidate in his or her application form is the final, and request for the change will not be entertained at any later stage. जो भी आपने ऑप्शन भर दिया है आपके फॉर्म में, वेदर इट इज फॉर जीआरएफ और फॉर एलएस, वो बाद में चेंज नहीं हो सकता है किसी भी रीजन को देके। तो मेक श्योर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपकी पीएचडी करने का एम है और आपकी एज लिमिट है तो आप जेआरएफ भरिए, और अगर आपकी एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ सीएसआई इसलिए क्लियर करना है क्योंकि आपकी टीचिंग फील्ड में वो मदद करने वाली है, तो देन गो फॉर द लेक्चरशिप।
If a candidate is found to be over age for the JRF, he or she will be automatically considered for the lecturership or assistant professor only. Make sure, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा और इन केस अगर आपका एज लिमिट जो है ज्यादा देखा जाता है, लेकिन आपके मार्क्स JRF के बराबर हैं, तो आपको JRF ना देकर आपको LS दिया जाएगा, क्योंकि आप एज लिमिट को क्रॉस कर चुके हो. Candidates with the MSc qualification or under MSc result awaited category shall be eligible for the lecturership or assistant professor, subjecting to fulfilling the eligibility criteria as laid down by the UGC. अगर आप MSc क्वालिफाई कर चुके हो या फिर MSc का एग्जाम देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हो, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हो, तो आपको लेक्चरशिप के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंसीडर किया जाएगा, यानी आप LS का फॉर्म भर सकते हो अगर इन केस आपका एम PhD नहीं है तो. ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम फटाफट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में. सो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड BS MS, BS 4 ईयर, BE, BTech, B Pharma, MBBS with minimum of 55% marks without rounding off for the general category, general EWS and 50% विदाउट राउंडिंग ऑफ फॉर द OBC. तो जनरल EWS एंड जनरल के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए आपके इनमें से कोई भी डिग्री अगर हो तो, और 50% होने चाहिए आपके OBC, SC, ST, थर्ड जेंडर एंड PWD के लिए. तो जनरल एंड जनरल EWS के लिए 55% मार्क्स एंड बाकी जो कैटेगरी रह चुके हैं उनके लिए 50% मार्क्स. नेक्स्ट, कैंडिडेट्स enrolled for the MSc or having completed 10+2+3 years of above qualifying examination as on the closing date of online submission of application form are also eligible to apply in the above subject under the result awaited category on the condition that they complete the qualifying degree with requisite percentage of marks within the 2 year from the date of declaration of joint CSR UGC test result. Failing which they shall be treated as disqualified. अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने BSc क्वालिफाई कर लिया है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए. अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने BSc क्वालिफाई कर लिया है और MSc में जस्ट आपने एंट्री की है तो भी आप एलिजिबल हैं. अगर आपने BSc क्वालिफाई कर लिया है तो भी आप एलिजिबल हैं. MSc अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो भी आप एलिजिबल है. MSc अगर आपकी ऑन गोइंग है, चाहे वो फर्स्ट सेम हो, सेकंड सेम हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो. लेकिन मेक श्योर आपकी जो 2 साल की वैलिडिटी होगी JRF के स्कोर कार्ड की, उस 2 साल के अंदर अंदर ही आपको जो है अपना फाइनल डिग्री कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो MSc चल रहा हो या फिर BSc. ऑब्वियसली BSc तो पास आउट होना चाहिए, तो MSc का जो डिग्री है आपका उन 2 साल के अंदर अंदर ही आ जाना चाहिए. Such candidates will have to submit the attestation form duly certified by the head of department institute from where the candidate is appearing or has appeared. तो यहाँ पे जो है एनेक्जर 8 में आपको एक फॉर्म दिया गया है, उसको फिलअप करके आपको HOD से साइन करवा के अटेस्ट करवाना है, जिसमें सारी चीजें मेंशन होगी कि आप उनके कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप इस कोर्स को पढ़ रहे हैं जिसके फिनिश होने की डेट ये होने वाली है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं BSc ऑनर्स या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर और स्टूडेंट इनरोल इन द इंटीग्रेटेड MS PhD प्रोग्राम विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर द जनरल और जनरल EWS कैटेगरी, 50% मार्क्स फॉर द OBC, NCL, SC, ST, थर्ड जेंडर एंड PWD कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई. अगर आपकी BSc हो चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. उसके अलावा MS PhD प्रोग्राम भी अगर आप उसके स्टूडेंट रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने उसमें इनरोल करके रखा है. मार्क्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं सेम बेसिस पे. Candidates with the bachelor degree will be eligible for CSR fellowship only after getting the register or enrolled for the PhD or integrated PhD program within the validity period of the 2 year. अगर आपकी BSc पास आउट हुए तो आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप सिर्फ JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और JRF का फेलोशिप भी आपको तभी मिलेगा जब आप कहीं पे PhD के लिए इनरोल करेंगे. Candidates possessing only bachelor degree are eligible to apply only for the JRF and not for the lecturership. ओके, तो मेक श्योर जो जिनकी BSc है वो सिर्फ JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, LS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. BE, BS, BTech, B Pharma, MBBS final year result awaited student are eligible to apply for the fellowship only. These candidates will not be eligible for lecturership or assistant professor. So BE हो या BS हो, BTech, B Pharma, MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो आप या फिर रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप सभी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए. लेकिन आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो लेक्चररशिप के लिए नहीं रहेगी, सिर्फ JRF के लिए रहेगी. BS फाइनल ईयर और रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. अगर आपकी BSc फाइनल ईयर चल रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. मिनिमम क्राइटेरिया आपके लिए ये है कि आपके पास BSc का डिग्री होना चाहिए, आप BSc पास आउट होने चाहिए. उसके बाद आपका MSc रन हो रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर BSc रन हो रहा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो.
चलिए अब हम देख लेते हैं एज लिमिट कितनी दी गई है इस बार। सो अपर एज लिमिट की बात करें, सो फॉर द जीआरएफ मैक्सिमम 28 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2022। ओके, यानी 1 जुलाई 2022 तक आपकी जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए। दैट विल बी द अपर एज लिमिट, and this upper age limit may be relaxable up to 5 years in case of SC, ST, third gender, PWD, female applicant। लेकिन इस 28 में 5 ईयर का रिलैक्सेशन चला आता है, किसके लिए? इन सारे ओवरऑल रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, जो कि एस सी, एस टी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी एंड इंक्लूडिंग द फीमेल एप्लीकेंट। यानी फीमेल एप्लीकेंट अगर आप हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी की ना, जनरल कैटेगरी की ही क्यों ना हो, आप जो है आपको आपके ऊपर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा। और 3 ईयर का रिलैक्सेशन ओबीसी एनसीएल एप्लीकेंट के लिए है। मेक श्योर ये जो एज लिमिट सेट की गई है ये करंट एग्जामिनेशन साइकिल के लिए सेट की गई है। ये यूनिवर्स मतलब कि हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये हमेशा चेंज करते रहते हैं कि ये कौन से डेट पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी एज लिमिट आपकी एज कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं एलएस के लिए। ये जो एज लिमिट है दिस इज मेनली फॉर द जीआरएफ। उम्मीद करती हूँ आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कितने एज पे एलिजिबल हैं। बाकी जितने भी डिटेल यहाँ पे मेंशन है, सारी डिटेल एकदम कॉमन है, जो कि हर साल में रिलीज किए जाते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है। जो मेन एरिया जहाँ पे चेंज देखा जाता है वो होता है एलिजिबिलिटी एज वेल एज एज लिमिट, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि आने वाले एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला।